नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय और चलिए बात करते हैं आज के हम इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। नमस्कार भाई सभी साथियों को। और लेक्चर जो आज अपना होने वाला है जबकि कल हमने जो है वो टेंस के क्वेश्चंस है जो कर लिए और उम्मीद करता हूँ टेंस के क्वेश्चन आपने भी दोबारा करे होंगे, कुछ समझ में आपके आया होगा। और नहीं आया तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जी एक्टिव पैसिव। पहले तो मैं वही लिख देता हूँ आपको ताकि थोड़ा क्लियर रहे कि कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ने वाले हैं अपने। जनरल इंग्लिश अपना सब्जेक्ट है और साथ ही साथ टॉपिक जो अपना रहने वाला वो है जी आज एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव इसको कई बार सिलेबस वगैरह में जो है ना वो वॉइस भी लिखा रहता है। एक ही बात है, एक्टिव पैसिव का मतलब वॉइस ही हो गया। और सभी साथियों नमस्कार, देरी से हूं मैं लेकिन अब इस बात को कवर करते हैं, तुरंत अपने टॉपिक को पढ़ते हैं भाई और क्या पैटर्न है कैसे है इनके बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव अपना टॉपिक है। चलिए एक बात तो समझ में आई, एक्टिव पैसिव आप जितने भी साथी फिलहाल साथ ही साथ सुन में आई ये रखिए, ये मार्किंग टॉपिक है। मार्किंग टॉपिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ नंबर आने की पूरी संभावनाएं रहती है, यहाँ मार्क्स आने की पूरी गुंजाइश रहेगी। एक तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इफ आई ब्लैंक बाइक आई वुड हैव रीच द स्टेडियम ऑन टाइम। वुड हैव और आगे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है दोस्तों, नो डाउट कुलदीप जी। इसमें इफ आई, वैसे आपने वर्ब का मुझे ऑप्शन दिया ही नहीं पर मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, हैड लगा लेते हैं। इफ आई हैड अ बाइक, अगर मेरे के पास एक बाइक होती तो मैं जो है वो समय में पहुंच चुका होता है, ऐसा मान लो इसको, ठीक है ना। मैं स्टेडियम के ऊपर समय में पहुंच जाता है। कुलदीप मेरे भाई ये होगा, आपने वर्ब का ऑप्शन देना चाहिए था, आप दिया नहीं तो मैंने अपनी तरफ से एक वर्ब जोड़ दी है। अब मैं इसमें करता हूँ कि दो ऐड लगा रहा हूँ, एक हेल्पिंग ऑफ और दूसरा हैव की थर्ड फॉर्म हैड, ऐसे कर देते हैं। बाकी अब आप एक बार सभी साथी जो है वो एक्टिव पैसिव पर ध्यान दीजिएगा। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज एक्टिव पैसिव की, एक्टिव पैसिव इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, इसका एक आपको मूल मंत्र बताता हूं और वो मूल मंत्र है जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये है जी वो मूल मंत्र, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। यकीन मानिए भैया आप, सारे नियम कायदे कानून एक तरफ और अपना ये जो मूल मंत्र है ये एक तरफ है। सारे नियम कायदे कानून एक तरफ और अपना ये मूल मंत्र जो है वो एक तरफ रहने वाला है, यकीन मानो आप इस बात पर। अब आपको इस पैटर्न को समझना होगा, आप जितने भी साथी, क्योंकि आज का अपना पहला लेक्चर है, तो अगर पहले दिन ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आगे गड़बड़ होनी है। तो दो तीन बातें पहले मैं क्लियर करता हूं, अपने एक्टिव पैसिव कैसे करने हैं भाई, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन तो आपने करवाया था, बिल्कुल करवाया भाई ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है ना। तो समझते हैं बात को। हार्डली ही हैड गॉन आउट, दोस्त गलत है ये उत्तर है ना, हार्डली हैड ही गॉन आउट होगा। हार्डली से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन अप्लाई करते हैं ना, और इन्वर्जन फर्स्ट क्लोज में होगा, सेकंड में क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका तो रजाक जी मैं क्या कह सकता हूं, नहीं मानते। दूसरे क्लोज में, हर क्लोज अपना एक अलग इन्वर्जन का फॉर्मेट अगर उसे चाहिए तो वो लेकर चलता है, और उसके अंदर सेकंड क्लोज का मतलब सेकंड वाक्य ही हो गया, वो उपवाक्य हो गया, एक तरीके से एक ही क्लोज कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। गुरुदेव आपसे निवेदन है कि ऐसा पढ़ाना कि इस भर्ती में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो भी आप मेरे से भी एक जो है वो प्रॉमिस कर दीजिए, आप भी ऐसा पढ़ेंगे कि इस भर्ती में आपको सिलेक्शन चाहिए ही, ठीक है ना। मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पढ़ाने के बाद आपका बराबर पढ़ने से सिलेक्शन होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा सभी साथी। अब एक बार मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, जितने साथ जुड़े हैं एक्टिव पैसिव टॉपिक पढ़ने, एक बार के लिए आप ना तसल्ली बख्श इस टॉपिक के बारे में सुनिए, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई फायदे इस टॉपिक के वो समझिएगा। जब हम टेंस पढ़ रहे थे, टेंस के दौरान भी मैंने कई बार आपके सामने एक्टिव पैसिव का जिक्र किया था, पहले बात। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर मैंने एक आपको मूल मंत्र दिया है, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। मैं आपसे कह रहा हूं सारे नियम कायदे कानून एक तरफ और आपका ये मूल मंत्र होगा ना जो एक तरफ। किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो बताता हूं। हम करेंगे क्या, पहले मैं आपको कुछ इसके पैटर्न्स मतलब नियम वगैरह थोड़े बहुत जो है वो अपने लिख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा नियम आप लिख चुके हैं इसका, वो है ये जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी इसकी गणित है, टेंस ऑब्लिक सेंस। टेंस ऑब्लिक सेंस, सेंस का मतलब भाव, टेंस ऑब्लिक सेंस में नो चेंज। टेंस और सेंस के अंदर भाव में कोई बदलाव नहीं होता, ना तो टेंस बदले और ना उस वाक्य का सेंस बदले, भाव नहीं बदले।
ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली, ना टेंस बदलेगा ना सेंस बदलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर राम आम खाता है, राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, आम खा कौन रहा था? राम खा रहा था। और जब आपने पैसिव बनाया कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, अब भी आम कौन खा रहा है? राम ही खा रहा है। तो कुल मिलाकर टेंस और सेंस में बदलाव नहीं होना। सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे आपको सबसे ज्यादा मतलब रहता है कि सर पेपर में किस हिसाब से व्यवस्था बैठ सकती है, वो बताता हूं अब आपको। दोस्तों आपको तो पेपर में 4 ऑप्शन देने वाला है, मतलब कोई एक एक्टिव दिया, नीचे 4 ऑप्शन दिए, आपको बोला पैसिव बना। हो सकता है शातिर आदमी पैसिव दे दे, नीचे 4 ऑप्शन दे दे और आपको बोले एक्टिव बना। चाहे तो एक्टिव से पैसिव दे देगा, चाहे पैसिव से एक्टिव दे देगा, ये उसका काम है, ये तो उसका खेल हो गया। अब हुआ क्या, अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो टेंस बदलना ना सेंस बदलना, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना, जैसे एक्टिव वैसा पैसिव। पता मैं पहले आपको कैसे पढ़वाने वाला हूं, मैं पहले ये काम करने वाला हूं कि हम एक्टिव से पैसिव के अंदर मैं आपको ऑप्शन दूंगा ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं देने वाला मैं आपको। मैं तो करूंगा क्या, एक सेंटेंस दूंगा, एक्टिव दे दिया मान लो, और आपको बोलूंगा पैसिव बनाइए, आपको खुद को उसका पैसिव बनाना होगा। अब पेपर में तो ऐसे नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा कि एक्टिव देगा मान लो और 4 ऑप्शन देगा। तो होल्ड रखिएगा, मैं आपको ऑप्शन टाइप वाले प्रश्न भी करवाऊंगा। लेकिन अगर आप एक बार के लिए बनाना सीख गए, एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए कि कैसे बनेगा, तो वैसा बेड़ा ही पार है। फिर चाहे कितने टिपिकल सा मुश्किल सा प्रश्न क्यों ना आ जाए, आप उसके उत्तर तक पहुंच सकते हो। ये कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रख लेना है, ठीक है। इस फॉर्मेट को जरूर आपको है जो दिमाग में रख लेना है। सभी साथियों नमस्कार, ठीक है ना। अब समझिएगा, टेंस बदलते नहीं, इसलिए टेंस नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पर हाँ टेंस में लगने वाली वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो यहाँ पर भी व्यवस्था नहीं बैठेगी। इसलिए पढ़ो, आप टेंस भी पढ़ो, ठीक है ना। कौन से टेंस में क्या वर्ब हेल्पिंग लगती है उसकी जानकारी आप सभी साथियों के पास होनी चाहिए। ओके, अब सुनिए आप, ये तो इसने एक बात बता दी कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अब मैं इसमें नेक्स्ट बात के ऊपर पहुंचता हूँ स्टेप बाय। इसमें ज्यादा नियम भी नहीं है, घबराइए मत, ज्यादा नियम कायदे कानून नहीं, बहुत बेसिक स्तर पर बातें बनती है और प्रश्न आने की पूरी संभावना की यकीन मानिए आप। अध्यापक को इसलिए नाते नहीं कह रहा, अगर मैं आपकी तरफ बैठा होता ना तब भी मानता हूं कि इस टॉपिक के अंदर से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। देखो भाई, इसके अंदर कुछ एक बातें हैं जिसका आपको हमको ध्यान रखना है। कौन सी? एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय। अब मेरे साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं भाई, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, से पैसे बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं लाइन अपने कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ये लाइन हमने स्कूल लेवल से याद करी हुई है, एक्टिव पैसिव और कुछ आए ना है, ये लाइन जरूर याद है, सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, एक बात और है इसमें, पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय वी थर्ड अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म वी थर्ड अप्लाई करते हैं, वी थर्ड अप्लाई करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है जी? थर्ड फॉर्म लगती है। एक बार इसे लिख दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। पैसिव बनाते वक्त हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में? भाई साहब मैंने अंग्रेजी की पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में आपको सिखा रखा है। क्योंकि मैंने कल ही कोर्स लिया हिंदी मीडियम को, मैं भी हिंदी मीडियम को मेरे भाई, है ना। तो ये कोई आपने कोई अनोखा काम नहीं किया कि आप हिंदी मीडियम के, या जितने भी साथी पढ़ रहे हैं लगभग हिंदी मीडियम का, आपको पढ़ाने वाला गुरुजी भी हिंदी मीडियम का है ना। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, अब मैं इंग्लिश तैयार कैसे करूं, मुझे क्या करना होगा? जीरो से पहली क्लास से देखना शुरू कर दो। मेरी नाम राशि, आप तो नरेश मीणा, पहली क्लास से देखना शुरू कर दीजिए, आपके जितने प्रश्न हैं सभी के उत्तर मिल जाएंगे आपको। ये लिख लो तो बताइएगा, अभी आगे बढ़ेंगे। वी थर्ड ही लगेगा ना? बिल्कुल भाई, वी थर्ड लगेगा।
माइक थोड़ा और लगा सकते हो? माइक भाई बिल्कुल कतई ऊपर ही है यार दोस्त। ये देखो आपको बताऊं, यहाँ है फिलहाल, इससे ज्यादा ऊपर से यहाँ लाना पड़े फिर। चलिए लिख लिया सर एक्टिव पैसिव क्या होता है, एक बार बेसिक जानकारी दे दो। वही बताया मैंने, कुछ नहीं होते, जैसे एक्टिव वैसा पैसिव। अर्थात एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही जाए। पैसिव में उसी बात को जिसमें कि पहले आपने ऑब्जेक्ट चुना था, उसमें पहले किसको रख दिया, सब्जेक्ट का, बस कोई लेना देना नहीं है। राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम खा कौन रहा है, राम। पहले भी कौन खा रहा था, राम। वही बात को थोड़ा सा यू मान कर चलिए आप, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से दोबारा लिखना, चेंज कुछ नहीं होना, ना टेंस में ना सेंस में। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो लिखा आपने एक बात कि वी थर्ड लगता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ये ऐसे नहीं है कि आज जिंदगी में पहली बार आप लाइन सुन रहे हो, पता है आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। मैंने आपको दो मीनिंग याद करवाए थे, इसलिए आपको पहला या दूसरा लेक्चर कहीं भी, दोनों में मैंने एक में जगह पे पढ़ाया है। व्हाट और हुम की हेल्प लेकर मैंने आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना सिखाया था। व्हाट और हुम, इनकी हेल्प से अपने किसको ढूंढ लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं। जो भी वाक्य होगा उसमें मुख्य क्रिया से आपने प्रश्न पूछना है, और जो आपका उत्तर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। मैं फिर आपको सलाह दे दूं, मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए केवल बोल रहा हूं। ये मैंने कहां पे बताई हुई है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है जब हम फॉर्मेट पढ़ रहे थे शुरू के, मतलब पहली और दूसरी क्लास, वहां मैंने आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना सिखाया, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। बाकी अपने एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट ढूंढना ही पड़ेगा, और बता दूंगा, पर करना है आपने वो काम जरूर जरूर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। एक्टिव से पैसे बनाते हो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखो टेंस में बदलाव होता नहीं है, तो फिर क्या करना है, मैं यहां लिखता हूं आपको, चेंजेस इन वर्ब। चेंजेस इन वर्ब, वर्ब में बदलाव होता है भाई। वर्ब किधर क्या कुछ बदल जानी है वो आपको मैं सभी साथियों को बता देता हूं। चेंजेस इन वर्ब, वर्ब में क्या कुछ होगा। मान लो आपको दे रखा उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये दे रखा है जी टेंस, और आपको बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएंगे, या तो इज में, या एम में, या आर में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चिंता ही नहीं, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म। अगर आपको दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो टेंस में बदलाव नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं किस में बदलेगा मामला, इज एम आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब कोई कहते हो तो क्या गुरुजी टेंस में थे, कतई नहीं हुआ। एक्टिव पैसिव छोड़ो, आपको मैंने जब टेंस पढ़ाए थे और सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें क्या बोला था मैंने आपको कि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। कैसे स्ट्रक्चर में, पैसिव में, ये रही। टेंस में कहां बदलाव हुआ है। दूसरी बात, जिस भी साथी जो जितने भी मेरे साथ फिलहाल साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक बात का ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब हेल्पिंग ऑफ कौन सी लगती है, अगर इसकी जानकारी नहीं है, टेंस देख के आओ। डू और डज तो हेल्पिंग ऑफ लग सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगता है जब आपका सब्जेक्ट एक वचन और सिंगुलर हो। ये याद होना चाहिए हर हालत में, क्योंकि टेंस पढ़े हुए अपनों ने। नेक्स्ट पे आते हैं, तो हो गया नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर आता है जी नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब आप पैसिव बनाओगे तो मामला किस में बदल जाना है, वो इज एम आर, वो इज एम आर जिंदाबाद है। इज एम आर के बाद अब की बार लग जाएगा जी बी ई आई एन जी, बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इज एम आर है, उसके बाद बीइंग और वर्ब की तो वही थर्ड फॉर्म ही चलनी है। फिर नाम आता है जी प्रेजेंट परफेक्ट का। फिर नाम अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें बदल जाएगा जी पैसिव बनाते समय, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा जी हैज और है, तो इसमें होता ही पहले से हैज और हैव के बाद बस बीइंग लग जाएगा, और वर्ब की आ जाएगी जी थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा, टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर नाम आता है जी अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आमतौर पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। देखो भाई बनता तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हाँ इसे मार लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें कि हैज और हैव लगता है, फिर बीन लगता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला मामला ये लगता है। आमतौर पे पढ़ाया जाता है कि जी इसका पैसिव बनता नहीं है। देखो बनता है, प्रयोग में नहीं लाया जाता, प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि सेंटेंस बहुत लेंथी बन जाता है, लंबा चौड़ा बन जाता है, प्रयोग में नहीं लाया जाता। तो अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नॉट अप्लाइड, नॉट अप्लाइड या फिर नॉट यूज्ड, जिसका प्रयोग हम नहीं करते हैं आमतौर पर, इसका पैसिव अपने नहीं बनाने वाले। फिर जी अगला नाम जो है अपने पास वो आता है पास्ट का। ये हो गए प्रेजेंट के सारे हिसाब किताब। अब नाम आता है अपने पास पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट
इंडेफिनिट, अर्थात सिंपल पास्ट। ये किस में बदलेगा जी? ऑब्वियस ही बात है, वॉज या फिर वर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जब मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था ना, तब भी मैंने इन पैटर्न्स के बारे में आपको लिखवाया हुआ, बातें करी हुई है, ठीक है ना सर। टेंस कब तक पूरे होंगे? अभिषेक मेरे भाई टेंस पूरे हो गए। टॉपिक देख मेरे भाई, एक्टिव पैसिव चल रहा है ना। नेक्स्ट चलता है, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर नाम आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा जी? वही वॉज या वर, वॉज और वर्ब के बाद लग जाएगा जी बीईआईएनजी, बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वॉज और वर्ब, उसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है जी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, इसमें हैड आता है, बस हैड के बाद क्या लगा दीजिए? बीन, और बीन के बाद कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गया जी पास्ट परफेक्ट। लिखो एक बार, नोट डाउन कर लीजिए। जब लिख लो तो बताइएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, पास्ट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाते, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाते। नॉट अप्लाइड, अप्लाई नहीं किया जाता, प्रयोग में नहीं लाया जाता। कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा नो पैसिव, पैसिव बनता है, प्रयोग में नहीं लाते भाई, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना सर। सभी में भी थर्ड, हाँ पैसिव बनाते समय सभी में आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। ये हो गया जी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर आता है जी अब फ्यूचर का। मान लो आपको दे रखा मॉडल, कोई भी मॉडल दे रखा है, विल है, शैल है, कैन है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है जी? फर्स्ट फॉर्म। आपको इसका पैसिव बनाना है। एक बात ध्यान रखिए, मॉडल एज इट इज रहेगा, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो आपको एक्टिव पार्ट में दिया हुआ विल, तो पैसिव बनाते वक्त विल का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, विल का रहेगा विल ही। कई साथी शायद फ्लो में सोच के होंगे वुड, कुछ नहीं होने, विल का विल, शेल का शेल, कैन का कैन और मे का मे, कोई चेंज नहीं होना किसी प्रकार का। बस बाद में लग जाएगी बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये दिमाग में रखिए, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये विल का वुड करने वाले जो काम है ना, ये अपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कर लें। मॉडल हो गया जी, मॉडल के बाद बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर कल को आपको दे रखा हो मॉडल और उसके बाद आपको दे रखा हो हैव, और हैव के बाद वर्ब की दे रखी हो जी थर्ड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल का मतलब विल, विल हो गया, शैल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, या वुड भी हो, शुड हो जाए, कुड हो जाए, माइट हो जाए, कोई भी मॉडल आपको अगर दिया जाता है, उसके बाद वो हैव और वर्ब की हो जी थर्ड फॉर्म। तो करना क्या है, कोई समस्या नहीं, मॉडल एज इट इज जाएगा जी, उसके बाद हैव रहेगा और उसके बाद लग जाएगा बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म चलनी ही चलती है, ठीक है ना। तो लिख लो, नोट डाउन कर दो इसको। ये पैटर्न आपका बन जाएगा, मॉडल प्लस हैव और वी थर्ड प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गई जी आपकी लगभग सारी वर्ब्स की जानकारी अपने पास। ये हो गया वर्ब का मामला। अब बात आती है कि और कहां क्या चेंज करने होते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ठीक है जी, बदल लेंगे। आमतौर पर कुछ एक वर्ब्स का आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय बी वाई बाई प्रेपोजिशन लगाते हैं। कई बच्चों ने तो इसको पहचान और मान रखा है कि बी वाई बाई लिखा हुआ जाए तो ये तो पैसिव है भाई। हमेशा ऐसा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। कुछ पर्टिकुलर क्रियाएं मतलब वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ अपने इंडिविजुअली कुछ प्रेपोजिशन के पैटर्न लेकर चलते हैं। ठीक है, बाई प्रेपोजिशन अपने लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने साथ अलग अलग वर्ब को फॉलो करते हैं। अलग अलग प्रेपोजिशन उनके साथ अलग सकती है। कुछ क्रियाएं हैं ऐसी अलग अलग प्रेपोजिशन वाली, थोड़ी बहुत मैं आपको बताता हूं, बाकी जब सेंटेंस में आएंगे तब और चर्चा परिचर्चा उस पर होती रहेगी, लेकिन वो आपको याद रखनी।
बाई प्रेपोजिशन मत लगा देना तुरंत प्रभाव से उनके साथ। कुछ है ऐसी क्रियाएं जी, उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ वर्ब बताता हूं। जैसे मान लो वर्ब आ जाए SHOCKED शॉक्ड, या फिर लिखा आ जाए AMAZED अमेज्ड, या फिर लिखा आ जाए SURPRISED सरप्राइज्ड। शॉक्ड आ जाए, अमेज्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, स्टार्टल्ड आ जाए STARTLED स्टार्टल्ड। देखो पहली बात तो इन सबके अर्थ बता देता हूं। इन लगभग सबके अर्थ क्या होता है? चकित, अचंभित। इन सबके अर्थ एक ही जैसे, चकित, अचंभित, आश्चर्यचकित। लगभग सबके मीनिंग एक जैसे। चकित हो गया, अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है ना, वो चक्का हो जाना होता है। शॉक्ड आ जाए, अमेज्ड आ जाए, सरप्राइज्ड आ जाए, स्टार्टल्ड आ जाए, इन सब के साथ प्रेपोजिशन कौन सी आनी है जी? एट आएगी। कौन सी प्रेपोजिशन रहेगी? एट। हमेशा याद रखें, बाई प्रेपोजिशन नहीं आता। फिर और कौन सी है इसके अंदर? जैसे एक फॉर्मेट होता है अपने पास इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड का मतलब आप किसी से प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस्ड आ जाए, या फिर आपके पास आ जाए सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, संतुष्ट। इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगती है जी? विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। सेटिस्फाइड के साथ विद। सर लिख भी नहीं पाते, उससे पहले हटा देते हो? नहीं दीक्षा जी, चलो पहली बात तो मैं ऐसे हटाता ही नहीं, पूछ के हटाता हूँ। पूछता हूँ पहले आप सभी साथियों से, बाकी एक एक की कॉपी तो चेक नहीं कर रहा ना मैं कि किसने लिख लिया, एक एक का तो पता नहीं किया। फिर भी आपका पीछे रह जाए तो बोल दिया करो, चल लेंगे पीछे। इसमें क्या बड़ी गाली, मुझे इसके लिए कोई अलग कोई जगह चल जाना, मेरे पास एक बटन है इधर, वो दबाऊंगा पीछे चल जाएंगे, लिख लेना। इसके लिए क्यों घबरा रहे हो, है ना? यहां ध्यान दो। तो इम्प्रेस्ड के साथ, इम्प्रेस्ड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, इसके साथ क्या लगता है जी? विद लगता है। एक तो ये फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रख लेना है। फिर और देखते हैं इसके अंदर, मान लीजिए लिखा हुआ है CONTAINED कंटेंट, और आप देखिए मैं सबकी थर्ड फॉर्म जैसे ही मामला लिख रहा हूं। कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है? निहित होना, समाहित होना। कंटेंट आ गया, ठीक है ना। इंटरेस्टेड आ जाए, कंटेंट हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है ना। इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है जी? इन आती है, IN, इन। एक होता है जी KNOWN, KNOWN, नॉन। नॉन के साथ टू प्रेपोजिशन आती है जी, नॉन के साथ टू। KNOWN, नॉन हम जानते हैं भाई, KNOW, नो। नो की फर्स्ट फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन, ये फॉर्मेट बनता है भाई। आज कुछ साथियों को आज थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम लग रही है, धीरे लग रही है, तो आज माइक चेंज है जी, इसलिए आप थोड़ा सा, है ना, अपने मोबाइल की वॉल्यूम वगैरह जो है थोड़ा बढ़ा लीजिए। रोज की भांति मत रखिए ना, रोज माइक अलग होता है, आज माइक अलग है। ये लिखो तो बताइएगा मुझे। शॉक्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, स्टार्टल्ड हो गया, इनके साथ प्रेपोजिशन एट है। अर्थ इनका सबका ही लगभग चकित, अचंभित, बोचक्का रहना। इंप्रेस्ड का मतलब प्रभावित है, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होता है, इसके साथ प्रेपोजिशन विद है जी। सेटिस्फाइड क्या होता है बताया था, आपने ध्यान नहीं देते हो, आप सुनते नहीं हो ध्यान से। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट, 2 बार बोला है ना। फिर एक कंटेंट का मतलब निहित होना, इंटरेस्ट का मतलब आपकी रुचि होना। कोई इसका भी मीनिंग पूछ सकता है, रुचि। थोड़ी बहुत ही ऐसे बेसिक मीनिंग की जानकारी अपने पास होनी चाहिए, है ना। गुरुजी प्रेपोजिशन क्या होते हैं, आएगा टॉपिक दोस्त फिर बताऊंगा। फिर इसमें प्रेपोजिशन जो है वो इनमें सब में ऐड, किसी में विद, किसी में इन, किसी में टू लगती है भाई। स्थिति, दशा, समय बताने का काम करते हैं प्रेपोजिशन। ये लिखो तो बताइएगा। मॉडल वाले फ्यूचर के ही हैं, हाँ मॉडल वाले सारे फ्यूचर ही है दोस्त, है ना। वर्ब्स की शीट ऐप पर डाल देगा जिसमें तीनों वर्ब्स की फॉर्म हो। सारी दुनिया भर की तो अब नहीं दे पाऊंगा दोस्त, है ना, लेकिन फिर भी
आप अपने टेक्स्ट बुक वगैरह आती है ना स्कूल की, वो पढ़िए, उनमें सारे लिखे रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अपने को आपको प्रयास करना होगा, और वो उन पर अगर आप मेहनत करने लगे, कि क्यों याद करने लगे ना, तो काम चलेगा भी नहीं। वो तो आपके सामने जो आते रहे ना, उनके तीनों पैटर्न्स वो आपको पता करते रहे ना। ईमानदार उत्तर तो ये है ना, ये ईमानदार उत्तर है इसका, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले वॉइस मैंने दे दिया ध्यान रवि, मैंने ध्यान दे दिया, और मैंने इसके बारे में बता भी दिया है, वॉइस की तरफ ध्यान दे दिया मैंने। यहाँ से ओके जा रही है, कोचिंग से एकदम ओके जा रही है आज। आप रोज की बाती वाला माइक नहीं, तो आप अपने फोन की वॉल्यूम वगैरह थोड़ा बढ़ा लोगे तो थोड़ा देखो आप। बड़े भाई, सर किसी वाक्य में टेंस का अर्थ बार भी निकलता है, सही है? टाइम का अर्थ बार, टाइम का अर्थ क्या बार होता है भैया? चलिए जी, ये आपने लिखा है, नेक्स्ट पे बढ़ता हूं। एक पैटर्न और पता करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते हो, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। शुरू से एक बार फिर से आपको बता देता हूं। सबसे पहले टेंस में कोई चेंज नहीं करना, मूल मंत्र है जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ना टेंस बदलाव हो ना सेंस में बदलाव हो। पॉइंट नंबर 1 सबसे ऊपर सर्वोपरि इसी को लिखा है मैंने। फिर मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। किसकी मदद लेकर? व्हाट और होम की हेल्प लेकर, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। व्हाट और होम की मदद लेकर आप सेंटेंस के अंदर जो मुख्य क्रिया होगी, मुख्य वर्ब होगी, मेन वर्ब जो होगी, उससे प्रश्न पूछेंगे, जो आपका उत्तर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। एक बात। फिर एक्टिव से पैसिव बनाते समय आमतौर पर तो अपने है ना जो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और फिर एक्टिव से पैसिव बनाते समय आमतौर पर बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ मैंने अभी अभी आपको वर्ब्स लिखवाई है जी, उनके साथ जो संबंधित उनकी प्रेपोजिशन है वो लगाई जाती है, ठीक है। जैसे किसी में एट है, किसी में बाई है, नहीं सॉरी, किसी में विद है, किसी में टू है, किसी में एट है, ऐसे कुछ प्रेपोजिशन है अपनी फॉलो करते हैं। टेंस में बदलाव चूंकि होता नहीं, तो मैंने आपको बताया कौन से टेंस किस में बदल रहा है, वो सारे मैंने आपको बता दिए कौन सा टेंस किस में बदल। फिर टेंस बदल ही फिर वर्ब के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना, वर्ब में आपको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, सर इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाया, हाँ तो नहीं लगाया। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आमतौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते, वहां पर कोई स्पेसिफाइड भी नहीं है वो, क्यों हो गुरुजी वो स्पेसिफाइड हो गया तो कोई आर्टिकल लगाए, है ना, कोई आर्टिकल की आवश्यकता वहां पर नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर। आमतौर पर आप और हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव का प्रयोग किया जाता है, तो किन किन छोटी मोटी बातों का जो वो आपको हमें जो है वो ध्यान रखना होता है एक्टिव से पैसिव बनाते हो। तो एक प्रोनाउन का पैटर्न आपको बताता हूं, इसको ध्यान रखना। क्या लिखता हूं? एक्टिव, और यहां लिखते हैं अपने पैसिव। एक तरफ लिखा अपने एक्टिव और एक तरफ लिख दिया है पैसिव। प्रोनाउन में कहां क्या चेंज हो सकता है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, चलिए करते हैं पता। आई जो है ये किस में बदलेगा जी? मी में। आई बदलेगा मी में। वी जो है वो किस में बदलेगा? अस में। वी बदलेगा अस में। THEY दे बदलेगा जी देम में, दे बदल जाएगा देम में। ही है ये बदल जाएगा जी हिम में। शी है जी ये बदल जाना है हर में, शी बदल जाएगा हर में। आई फिर एक यू रहेगा, यू का कोई चेंज नहीं है, अभी यू का क्या रहना है? यू ही रहना है। आई को मी में, वी को अस में, दे को देम में, ही को हिम में, शी को हर में, और यू का यू रहने वाला। और किसी का नाम होता हो तो वैसा रहना ही है, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये अपने को ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ एक बड़ी जरूरी बात, लेट प्लस LET, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये मैंने एक लाइन लिखी है जी, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। इसको लेकर ज्यादा हेडेक मत लो, आसानी से सीखते हैं। ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन? 2 मिनट बाद पता करते हैं। पहले ये पता करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप ही विचार करिएगा। मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा लेट ही, ये राइट है या रॉन्ग है? लेट ही ये राइट और रॉन्ग आप बता दीजिए, ठीक है ना। इट का कुछ नहीं होना, इट का इट ही रहता है, इतना कंफर्म, इसके लिए आप चिंता मत करिए, इट का क्या रहना है? इट ही रहना है, ठीक है ना। सर आपके एक सवाल में द वाटर यू आर ड्रिंकिंग इज नॉट प्योर में दाग क्यों लगाया था? फिर श्वेता जी आप लेक्चर आपने फिर आर्टिकल के पूरे देखे हैं ना, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, क्योंकि आपने एक बार तो पूछा कि शुगर के साथ सर कौन सा आर्टिकल, मैंने कहा जीरो आर्टिकल। फिर आप पूछ रहे हो सर वाटर के साथ आपने दाल क्यों लगाया, तो सेंटेंस क्या था? वाटर यू आर ड्रिंकिंग, जैसा कि आपने लिखा है। वाटर के बाद क्या लिखा हुआ है? यू, स्पेसिफाइड नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था, किसी नाउन के बाद दैट या WH वर्ड या कोई प्रोनाउन आ जाए, कोई ऑफ आ जाए, तो वो स्पेसिफाइड हो सकता है और आर्टिकल दाल लग सकता है। पानी जो तुम पी रहे हो
वो शुद्ध नहीं है। कौन सा पानी जो तुम पी रहे हो वो शुद्ध नहीं है। कौन सा आर्टिकल? द आर्टिकल। तो आप, मेरे को लगता है ढंग से पढ़ो आर्टिकल, पूरा बढ़िया नहीं पढ़ा बिल्कुल भी। लेट हिम आएगा, बिल्कुल लेट ही जो है ये गलत है, हमेशा याद रखिए। लेट हिम होगा, लेट हिम सही है, ध्यान रखिए। मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट वी, गलत है जी। क्या होगा? लेट अस। लेट वी की जगह पे क्या होगा? लेट अस होगा, ये ध्यान रखिएगा, लेट अस होता है। कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं यहां पे, मान लो मैंने लिख दिया लेट यू, ये भाई साहब सही है। लेट यू का कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? कारण क्योंकि इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सब समान है। अब सुन लो, आप समझ लो एक बार, फिर लिख लेना। ये कहता है कि LET के बाद, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। नाम में थोड़ा वजन है, आपको शायद ना याद रहे कि यार ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऐसे नहीं एकदम माथे पे सिकन मत लाया करो। क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? आपसे कोई नहीं पूछ रहा, आपसे उसका काम पूछेगा, ऐसे याद रख लो। ये जो इस साइड में आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। इनको अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। कोई नाम नहीं पूछ रहा, काम पूछेगा। आप यूं याद रखो, लेट ही नहीं होता, लेट हिम होता है। लेट शी नहीं होता, लेट हर होता है। लेट दे नहीं होता, लेट देम होता है। लेट वी नहीं होता, लेट अस होता है। लेट यू होता है, क्योंकि इसका तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के दोनों ही क्या थे मामले, समान ही थे, कोई चक्कर ही नहीं था। ये यूं याद रख लो, हो गया काम। तो लेट ही नहीं हिम, लेट वी नहीं लेट अस, लेट यू का मामला ठीक है। कल को यहां पे लेट देम लिख रखा हूं, ठीक है, क्या होता है? लेट अगर THEY लिख रखा हो तो है गलत, तो क्या हो जाएगा सही? लेट देम, ये ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेट देम सही है। कुछ बेसिक तौर पे यूं आप है जो इनको याद रख सकते हो, ये हो गया काम इसका। कैसे क्या चेंज होना नहीं होना, करिए नोट डाउन इसको। ही का हिम होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। थर्ड पर्सन यू, बिल्कुल थर्ड पर्सन नहीं, यू दोस्त राजू, यू थर्ड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, यू चेंज नहीं होता। हाँ सेकंड पर्सन है वो। और वो जो आप लिख रहे हो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, शायद आपके दिमाग में है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट घूम गए, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है दोस्त, है ना। थर्ड पर्सन है ना जो, वो बदलाव में नहीं होते। अरे इतनी माफी क्यों मांग रहे हो जी? बहुत माफी मांगी आपने, है ना। इतना ओवर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप तो लेक्चर देखो, सीखते रहो। लेट ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं, तो क्या दिक्कत है इसमें? लेट ज्वाइन किया तो कोई गलती थोड़ी होगी आपको, जब सही लगा आपने जब ज्वाइन करा। तो अब देरी मत करें, अब जब ज्वाइन कर ही लिया तो फिर रेगुलर पढ़े, आप आ जाएगी समझ सारी बातें। करो इसे नोट डाउन तुरंत। लिख लो तो बताइएगा। पैसे बनाते समय बोले वी थर्ड, हाँ भैया अनुमान वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक लाड़ेलो जाट जुटा हो अपने साथ, वो कह रहा सर इंग्लिश ऊपर से जा रही। कोई बात नहीं, छत के बिल्कुल लग के बैठो बराबर, ऊपर से जाने मत दो। चलिए जी, लिख लिया आपने। और एक्टिव पैसिव, ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, ईमानदार उत्तर है मेरा। टेंस में मुझे पता था समस्याएं आएंगी, क्योंकि इस हिसाब से जिस तरीके से हमने पढ़ा है ना, पेपर में आने वाले तरीके से आपने कभी पढ़ाई नहीं, आप उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार थे ही नहीं। मुझे पहले से पता। आपको क्या लगता है आपको पता है इस बारे में? भाई मैं भी पढ़ा वो स्कूल में, मैंने भी कॉलेज किया है, मुझसे ज़्यादा नहीं जानते। और मुझसे पहले यहाँ पर अधिकतर साथी जितने आप साथ जुड़े हो, शायद अधिकतर ही हो सकते हैं, ठीक है ना। कोई एक्स सर्विसमैन हो तो एक अलग बात है, मुझसे पहले 10वीं क्लास नहीं करी आप। अधिकतर कोई एक्स सर्विसमैन हो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो उनका मैं नहीं कह सकता, क्या कुछ है ही वाकई में जिनका जो काफ़ी समय हो गया उनका तैयारी करते हुए नहीं सिलेक्शन हो पा रहा था। मेरे से पहले 10वीं क्लास नहीं करी किसी ने, है ना। तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ किस पार्ट के अंदर कहाँ क्या समस्याएं आती हैं, उनके बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैंने करी थी इस साल में, ये करी थी मैंने 10th, यहाँ ये 2004 लिखा हुआ है। ये आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए ताकि आप कनेक्ट कर पाए, चीजों को कनेक्ट कर पाए। मुझसे पहले जब नहीं पढ़े हो तो मैं जानता हूँ ना कहाँ क्या क्या समस्या आ सकते हैं, खासतौर पर हिंदी मीडियम वाले साथी हो, उनका भरोसा ज्यादा ता है, ती है, ते पे रहता है भाई, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो आप जो है जो चीजों को मुझे पता है कौन सा टॉपिक कितना क्या समझना है, लेकिन एक्टिव पैसिव के बारे में ये बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक्टिव पैसिव है ना नंबर दिलवाने वाला टॉपिक होता है और आसान टॉपिक और होता है। मैं आपको थोड़ा मुश्किल करके पढ़ाने वाला जरूर हूं, लेकिन बाद में आपके सामने ऑप्शन रख दूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले आपसे एक्टिव का पैसिव बनवाऊंगा, ऑप्शन ही नहीं दूंगा कि बना। आप थोड़ा बहुत बनाना जब सीखोगे फिर मैं आपके सामने ऑप्शन रख दूंगा, तब तो वैसे ही टाइम बच जाएगा। एक 4 ऑप्शन आएगा, वैसे ही टिक 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 लगाना शुरू कर दोगे, आपको आ जाएगी कहानी समझ में। ठीक है ना, तो यूं समझ जाइए आप। तो चलते हैं, तो ये फॉर्मेट था आपका जो है इससे संबंधित था। नेक्स्ट इसके अंदर एक बात और लिख लेते हैं भाई, एक और नोट लिखना है अपने को। अभी तक तो कोई सेंटेंस हमने किया ही नहीं, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा नियम कायदे कानून से बाहर आ रहे हैं, इसमें क्या क्या नियम कायदे कानून लगते हैं। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं अभी क्या फॉर्मेट है। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक बात है, अब ध्यान से सुनना। पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय पहले मेरे साथ लिख लेना, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसे। एक बार लिख लो आप, पैसिव बनाते समय यदि अंडरस्टूड ऑब्लिक अननोन, अंडरस्टूड ऑब्लिक अननोन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं जैसे समवन हो जाए, एनीवन हो जाए, समबडी हो जाए, PEOPLE पीपल आ जाए, ऑब्लिक THEY दे, एक्सेट्रा। पैसिव बनाते समय यदि अंडरस्टूड, फिर मैंने ऑब्लिक लगा दिया, या फिर अननोन, समवन, एनीवन, समबडी, पीपल, THEY दे, आमतौर पर ऐसे रहते हैं। यदि अंडरस्टूड अननोन ये सब्जेक्ट के तौर पे हो, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, सब्जेक्ट के तौर पर हो, तो पैसिव बनाते वक्त, तो पैसिव बनाते समय इन्हें ऑब्जेक्ट के तौर पर, इन्हें वापस मेंशन नहीं करते, यूं लिख दो, वापस मेंशन नहीं करते, तो वापस नहीं लिखते। एक बार ये लाइन लिखो, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि है क्या ये, क्या फॉर्मेट है ये, क्या पैटर्न बनता है इसका। तो स्टार लगा देता हूं, सामान्यतः भी लिख देता है इसका। ये फॉर्मेट जो है अपने पास, ये जी सामान्यतः, जनरली। एक बार लिखो आप, फिर बताओ। पैसिव बनाते समय 2 बार लिख दिया क्या? अच्छा। पैसिव बनाते समय यदि अंडरस्टूड या अननोन, समवन, एनीवन, समबडी, पीपल, दे एक्सेट्रा सब्जेक्ट पे तौर हो, तो पैसिव बनाते समय इन्हें वापस मेंशन नहीं। कोई बात ज्यादा मेरी बिगड़ी लाइन। मेंशन का मतलब होता है वापस उसको प्रस्तुत करना। मेंशन का मतलब होता है वापस नहीं रखना, ये अर्थ होता है इसका। वापस नहीं रखते उसको, वापस से नहीं लिखते। चलो मैं थोड़ा बताता हूं। आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, एक्टिव वाले पार्ट में आपको सब्जेक्ट के तौर पे मान लो समवन दे रखा है, एनीवन दे रखा है, समबडी दे रखा है, एनीबडी दे रखा है, नोबडी दे रखा है, पीपल दे रखा है, या THEY दे रखा है। आमतौर पर जब आप वापस से पैसिव बनाते हो ना, इनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे? जैसे बाई समवन, बाई समबडी, बाई एनीबडी, इनका प्रयोग आमतौर पर नहीं करा जाता, इनको मेंशन नहीं करते। अच्छा, अंडरस्टूड का मतलब जिसके बारे में आप समझते ही हो, जानते ही हो। अंडरस्टूड का मतलब जैसे अंडरस्टैंड का मतलब होता है ना समझना,
अब आ रही आवाज ओके आपके पास? जाते जाते आई गई भी आवाज है ना। ठीक है, अब बता देना मेरे को आवाज आ गई। अब आवाज आ गई होगी भी आप सभी साथियों के पास। अब सुनो आप, ठीक है ना। कल मैं आपको आते ही ये जो अब दोबारा मैंने बोला था जिस समय आवाज कट गई थी माइक वाली, वो बता देता हूं दोबारा। कल आते ही पहले मैं आपको इस पैटर्न के संबंधित सेंटेंस करवाने वाला हूं। ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले, एडवाइस वाले कुछ वाक्य हैं, उनका कैसे पैसे बनता है कल बात करेंगे। धीरे धीरे नंबर आएगा सबका ही। अब जितने नियम कायदे कानून लिखे मोटे मोटे तौर पर नियम कायदे कानून हो गए। इंटेरोगेटिव का कैसे बनता है, WH वर्ड का पैसिव कैसे बनता है, इन सब के बारे में धीरे धीरे नंबर आ जाएगा। पर कल पहले तो ये जो लिखा नहीं अंडरस्टूड क्या होता है, अननोन क्या होता है, आमतौर पे तुरंत ये समझ में नहीं आता। कल मैं आपको इससे संबंधित वाक्य करवाने वाला हूं। तो आज हमने नियम कायदे कानून लिख लिया। कल की क्लास जो है वो पूरी की पूरी प्रैक्टिस पे होगी। कल अपना काम ही क्या है, लिखने वाला काम आज कर दिया, कल प्रश्न लिखेंगे, उनका पैसिव बनाएंगे, मतलब एक्टिव से पैसिव बनाना कल सीखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। और हाँ, जितना आज लिखा है ना वो एक बार याद होना चाहिए, कल पन्ने पलटने की आवश्यकता ना पड़े आपको, कह रहे कौन सा किधर क्या बदलता है, इतने जरूर कष्ट करके आइएगा आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।